बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ आपके साथ। हमारे मेहमान विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर जी और प्रोफेसर चंद्रचूड़ सिंह जी, बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर। अब बात कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की करते हैं। शांति के नोबेल पुरस्कार का ऐलान कल होगा और इससे ठीक एक दिन पहले व्हाइट हाउस ने गजब की मार्केटिंग की है। ट्रंप को द पीस प्रेसिडेंट कहा जा रहा है। द पीस प्रेसिडेंट, शांति लाने वाला राष्ट्रपति। और इसकी एक बड़ी सी तस्वीर उन्होंने ट्वीट की है, वो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। द पीस प्रेसिडेंट, व्हाइट हाउस कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप को। अब ट्रंप तो खुलेआम कहते हैं मैं नोबेल पुरस्कार चाहता हूं, लेकिन आजकल थोड़े से निराश हैं उनको। अब वो ये कहने लगे हैं कि मुझसे ज़्यादा डिजर्विंग कोई नहीं है, लेकिन मुझे देंगे नहीं ये लोग नोबेल। अब मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद कह देते हैं कि वो शांति का नोबेल किसको जा रहा है। अब मन में तो कसक है, लेकिन सवाल यह है कि अब जो काम ये कर रहे हैं इस वक्त गाजा में इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध रुकवा रहे हैं, वो काम अगर वाकई हो जाए तो कोई हानि नहीं है, कोई हर्ज नहीं है अगर इनको मिल भी जाए नोबेल। लेकिन वो काम फिर पक्का होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है, ये हमारी खबर है, आपको बताते हैं। आज की बड़ी खबर यह है कि ट्रंप ने और नेतन्याहू ने यह दावा किया है कि उस पीस प्लान पर हमास ने दस्तखत कर दिए। ये बैठक चल रही है इजिप्ट में, मिस्र में, और वहां पिछले रविवार से जो है लगातार, आप समझिए चौथा दिन हो गया है, लगातार बैठकें हो रही हैं। और अभी तक हमास ने बस उस डॉटेड लाइन पर साइन नहीं किया था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि हमास ने वो दस्तखत भी कर दिया है। मतलब वो इजराइल के सारे बंधकों को रिहा करने पर अपनी सहमति दे चुका है। और इजराइल भी कह चुका है कि जो पहले चरण में उसको थोड़ा पीछे हटाना है अपनी सेनाओं को, उसके लिए वो तैयार है। अब कुछ तस्वीरें मैं आपको इसकी और दिखाता हूं। ट्रंप पत्रकारों से बात कर रहे थे और मीटिंग चल रही थी, इसमें मार्को रूबियो जो उनके विदेश मंत्री हैं, वो उस वक्त मीटिंग में नहीं थे, वो पीछे से चल के आते हैं। और मार्को रूबियो आकर के उनके हाथ में एक कागज था, वो बैठ जाते हैं। वो बैठने के बाद फिर वो एक पर्ची पास करते हैं। देखिए पीछे से आपको देखा, ट्रंप के हाथ पे उन्होंने एक पर्ची दी। ट्रंप थोड़ा 30-40 सेकंड लेते हैं, बड़े गौर से उस पेपर को पढ़ रहे हैं। कैमरा भी जूम इन होता है, कुछ दिख जाए, लेकिन ऐसे को तो पता चलता नहीं। लेकिन ट्रंप ने उस पेपर को पढ़ा, जो नोट दिया था उसको ध्यान से उन्होंने देखा और फिर रूबियो को अपने पास बुलाया। इनके विदेश मंत्री ने इनके कान में जाकर के कुछ कहा और उसके बाद ट्रंप ने कहा कि बहुत बड़ी खबर इस वक्त आई है और मिडिल ईस्ट में जंग रुकने की कगार पर है, ये मुझे अभी अभी बताया गया है और वहां पर शांति आने वाली है और मुझे बहुत जल्द जाना होगा यहां से, और बस मैं आपके 2 सवाल लूंगा और मैं जाऊंगा। तो ऐसे उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि मिडिल ईस्ट में शांति के लिए दोनों पक्ष तैयार हो गए। और इसमें बता दूं आपको, यह भी कहा ट्रंप ने, सब कुछ ठीक रहा तो मैं रविवार को इजिप्ट जाऊंगा शायद। अब इजिप्ट मतलब उन्होंने कहा मैं मिडिल ईस्ट जाऊंगा। अब वहां वो गाजा तो नहीं जाने वाले, लेकिन इजिप्ट जा सकते हैं, वो जा सकते हैं, इजराइल जा सकते हैं। तो उन्होंने, अगर वो अमेरिका का राष्ट्रपति वाकई मिडिल ईस्ट के दौरे पर जाता है तो मतलब काम पक्का हो रहा है। ट्रंप की बात सुनिए। Well, they're smart, but they're not smart enough. Oh, my microphone's broken. They're smart, but they're not smart enough. They have been covered by these liberal cities for so many years. And that's why we're all working with Treasury, with all these different departments to find the criminal conspiracy. Okay. I was just given a note by the Secretary of State saying that we're very close to a deal in the Middle East, and they're going to need me pretty quickly, so I will take a couple of more questions. I have to go now to try and solve some problems in the Middle East, although I'm very well represented by our Secretary of State. He could probably do an even better job than me, but who knows? We don't want to take any chances, so we're going to go and do that. Thank you all. We're going to get peace in the Middle East. That's what we want to do. Thank you very much, everybody. और ये कहकर ट्रंप उठ गए प्रेस वार्ता में से। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये जो शांति की पहल हुई है इसका स्वागत किया है। प्राइम मिनिस्टर ने इससे पहले भी 2 बार ट्वीट करके बात कही थी। अब उन्होंने कहा है कि ये पीस प्लान सक्सेसफुल होने वाला है, इसके लिए मैं राष्ट्रपति ट्रंप को बधाई देता हूं। उन्होंने ट्वीट करके नेतन्याहू को भी बधाई दी है। और ट्रंप अब से थोड़ी देर पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ, प्रधानमंत्री मोदी माफ कीजिएगा, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वहां भी नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत हमेशा से शांति के मार्ग से समझौते का पक्षधर रहा है। आज की बैठक में हमने इंडो पैसिफिक, वेस्ट एशिया में शांति और स्थिरता
और यूक्रेन में चल रहे संघर्ष पर भी विचार साझा किए। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और गाजा के मुद्दे पर भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी से शांति की बहाली के सभी प्रयासों का समर्थन करता है। इसके बाद तो कुछ नहीं है। आपको बता दें, इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी सोशल मीडिया पर जाकर इस बात की पुष्टि की है कि ये डील हो गई है। मतलब डील का पहला चरण, उस पर दोनों सहमत हो गए, हमास और वो। उन्होंने लिखा, गॉड ब्लेस इजराइल, गॉड ब्लेस अमेरिका, गॉड ब्लेस दिस पार्टनरशिप। और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का खूब धन्यवाद किया और ये उन्होंने लिखा कि भगवान हमारी इस ग्रेट अलायंस की रक्षा करे और हमारे बंधकों की सकुशल रिहाई के लिए मैं ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूं। सर, मतलब बात बन गई ऐसा लगता है। हम लोग भी रोजाना इस पर बात करते हैं, लेकिन आज आई कोई पक्की खबर है। लेकिन फिर भी अब भी मैं समझता हूं कि जब तक हमास की तरफ से कोई बात नहीं आई, क्योंकि असली पॉइंट तो वहां पर है ना, अटका हुआ तो वहां है। ट्रंप साहब और नेतन्याहू तो हमेशा से ही तैयार हो रहे हैं लगातार फर्स्ट फेज के लिए तैयार हो गए हैं। और अच्छी बात है वैसे कि यदि ऐसा हो जाए। अब तो शांति पुरस्कार तो मुझे लग नहीं रहा कि इस बार अभी मिलने वाला है, लेकिन वो बड़ी बात है कि उससे ज़्यादा शांति के रास्ते पर चले जाएं। और यदि इसमें ट्रंप जो है लगातार कोशिश भी करते रहे, ऐसा नहीं हर चीज को नेगेटिवली नहीं देखना चाहिए। ट्रंप हमारे साथ जो कर रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन ये एक अच्छी यहाँ पर उन्होंने अच्छी पहल की। और ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इशू है जिस पर उन्होंने काम किया है, और जिस तरह से उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने उनको बताया और उसके बाद अनाउंस किया, इसका मतलब कुछ कॉन्क्रीट बात हो गई है। और इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा, और प्राइम मिनिस्टर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी इसका जिक्र किया। इसका मतलब उनके पास भी ये मैसेज कम्युनिकेट हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि वो ऐसे ही हवा में तो बोल नहीं देंगे, वहाँ पर केवल के साथ बातचीत में इस बात की चर्चा करें तो देखना चाहिए। लेकिन फिर भी हमास के थोड़े से साइन, मैंने हमास के बारे में जो पढ़ा, जो जानकारियां आई हैं, हमास की दो, उसको अभी भी उसने ये कहा है कि हम पहले चरण के लिए तैयार हैं, बंदूकों को छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन और कुछ मुद्दों पर हमें कुछ क्लैरिटी चाहिए। उसके सबसे बड़ा हमास को दिक्कत है कि मैं हथियार नहीं छोड़ूंगा, वो छोड़ना नहीं चाहता हथियार। लेकिन मैंने जो अभी लेटेस्ट पढ़ा उसमें ये भी किसी ने रिपोर्ट किया कि वो इस बात के लिए भी तैयार हो गए, लेकिन वो ये चाहते हैं कि इजराइल पूरी वापसी करेगा गाजा पट्टी पे, और गाजा का एज अ नेशन, एज अ स्टेट क्या भविष्य है वो भी हमको बताया जाए अभी उसको, क्योंकि वो इस पीस प्लान में वो नहीं है, वो शामिल नहीं है। लेकिन फिर भी वो फर्स्ट फेज के लिए तैयार है, बंधक छोड़ने के लिए तैयार। देखिए, जब भी इंटरनेशनल पीस प्लान दिए जाते हैं तो एक तो पहली बात यह है कि उसमें सिर्फ दो राज्यों के बीच की स्थिति नहीं होती, उसमें कई और राज्य भी इन्वॉल्व हैं। कतर के द्वारा बैकिंग था, तो इसलिए मुझे तो लगता है कि इसको हमें थोड़ी पॉजिटिव डायरेक्शन में ही देखना चाहिए। एक दूसरा ये है, चूंकि ये स्तरों में होगा, पहले फेज में होगा, उसमें कुछ मानवीय राहत के प्रयत्न किए जाएंगे, जो डी एस्केलेशन जितना होता है उतना किया जाएगा, बंधकों की रिहाई होगी, कैदियों की रिहाई होगी। तो इस प्रकार से ये थोड़ा सा इन्वायरमेंट बनेगा, जैसे हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कहते हैं कि पीस मेकिंग भी होता है, पीस कीपिंग भी होता है, बट मोर इम्पोर्टेंट पीस बिल्डिंग होता है। तो पीस बिल्डिंग के लिए धीरे धीरे क्रमिकता से ही ये कार्य हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक भारत का संदर्भ है, क्योंकि हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए, तो मुझे लगता है कि भारत हमेशा से ये दो राष्ट्र का सिद्धांत का समर्थन तो कर ही रहा है। हमारे लिए इजराइल भी महत्वपूर्ण है, हमारे लिए फिलिस्तीन भी महत्वपूर्ण है। 90 लाख के आसपास हमारे प्रवासी लोग वहाँ रहते हैं, ऊर्जा सिक्योरिटी के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट एरिया है। तो हमें लगता है कि कॉशियस, धीरे धीरे, क्रमिकता से ही हमें इस खबर को देखना चाहिए। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये ठीक है कि इंडिया, भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में अगर कहें तो ट्रंप की विश्वसनीयता उतनी नहीं है, पर प्रथम दृष्टया जो दिख रहा है मुझे लगता है कि ये, हाँ नहीं, आपने ठीक कहा, पूरी दुनिया बड़ी कॉशियस है इसको लेके। देखिए, ऐसा नहीं है 2 साल से जंग चल रही है, इससे पहले सीज फायर नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। 2 बार सीज फायर पहले भी हो चुका है, बंधक पहले भी छोड़े हैं हमास ने, इस बार उसको सारे बंधक छोड़ने हैं। हाँ। दूसरा, उसको खुद हथियार छोड़ना है। तीसरा, इजराइल को पीछे हटना है। तो जैसा आपने कहा, स्टेप बाय स्टेप क्रमवार होगा। देखते हैं कि ट्रंप इस पूरे पीस प्लान को जब तक वो खुद थामे रहेंगे तब तक थोड़ी गुंजाइश है कि शायद ज्यादा। निश्चित रूप से सोमवार तक जो बंधक है दोनों छोड़ दिए जाएंगे। 2000 फिलिस्तीन के जो बंधक है उनको छोड़ दिया जाएगा, और हमास के पास जो इजरायली बंधक है उनको छोड़ दिया जाएगा। देखिए, इजराइल और हमास के पास तो कोई डेडलाइन नहीं थी, वो 1-2 दिन आगे पीछे बढ़ सकते थे, लेकिन ट्रंप साहब के पास तो डेडलाइन थी, उनको तो आज ही करवाना था, उन्हें पता था। हाँ, उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद होगा तो कोई मतलब नहीं मेरी मेहनत का, तो जो भी करना है आज करो। मिलेगा नोबेल ट्रंप को। देखिए, मुझे लगता है कि नोबेल पीस प्राइज कमेटी कभी जीवन में इतनी तनाव में नहीं रही होगी पीस प्राइज देते हुए जितनी इस बार रही होगी। और जिस तरीके से प्रेसिडेंट ने बार बार जिक्र करा है,
मुझे लगता है कि अगर वो अलास्का वाली मीटिंग सक्सेसफुल हो जाती, अगर रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक जाता और उसके बाद ही होता, तो ये तय था कि फिर ट्रंप को मिलता। अभी 50% पे पहुंच गए वो, अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध नहीं रुकवा पाए, तो 50% पे पहुंचे हैं वो अभी। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने किया है, तमाम तरीके की कोशिश की है, लेकिन अब दोनों नहीं, व्हाइट हाउस ने जरूर बता दिया होगा, लेकिन अब दोनों समस्या है। नोबेल पीस प्राइज का एक अलग होता है, अगर वो दे देंगे तो नहीं रहेगा कि ट्रंप के दबाव में दिया गया, दुनिया में चर्चा होगी कि ट्रंप का इतना दबाव था तो नॉर्वे ने दब के दे दिया है और नहीं देंगे। आपको याद नहीं, मैंने एक बार खबर बताई थी, बिल्कुल खबर छपी थी सर, सुनिए मजेदार खबर, अब से पुरानी हो गई, 2-3-4 हफ्ते पहले की है, लेकिन ये तो तब से ही दावा कर रहे हैं ना। इन्होंने नॉर्वे के एक मंत्री को फोन किया ट्रेड के लिए, ट्रेड टॉक हो रही थी, तो उसमें 3-4 लोग और कॉल में रहे होंगे, वो ट्रेड की बात करते करते उससे पूछने, अच्छा वो नोबेल का क्या हो रहा है? ट्रंप ने फोन पे पूछ लिया नॉर्वे के मंत्री से, नोबेल का क्या कर रहे हो? तो वो इनको इतनी शिद्दत से नोबेल पीस प्राइज, उसमें ये भी है ना कि कंटेंडर कौन और कौन है, क्योंकि अभी वो दुनिया में ऐसा दिख रहा है कि वही सबसे ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। एक बड़ी अच्छी बात मैं आपको, अजीब सी बात है कि ऐसा नोबेल पीस प्राइज ऐसा लग रहा है कि एक बस इंस्टेंट कॉफी है कि हमने ये कर दिया, ये प्राइज मिल जाएगा। जबकि अगर आप देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो जिन लोगों को नोबेल पीस प्राइज मिला है और जिन कार्यों के लिए मिला है वो दरअसल वर्षों तक किया गया लगातार कार्य होता है, वो कोई इमीडिएट नहीं होता उसके लिए। हाँ, तो ये उसके बाद भी नोबेल प्राइज कमेटी चूकी है, महात्मा गांधी को नहीं दे पाई ना, इतने बड़े व्यक्तित्व को नहीं दे पाई, वो चूकी है उसके बाद भी। अरे चलिए अब आगे कुछ आपको अपने पड़ोस की खबर हम बता देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के अब तो ढेरों प्रमाण हैं। पाकिस्तान के खंडहर एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीरें हैं, देश की सेनाओं ने प्रमाण दिया है। हमारे यहाँ भले ही विपक्ष के कुछ सेक्शन को ना भरोसा हो, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अब हिसाब बराबर करने का मन बना लिया है। नरेंद्र मोदी ने कल मुंबई में उन्होंने कहा कि मैं यहाँ मुंबई आया हूँ तो 2008 में यहाँ पर पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमला किया था। उस वक्त की सरकार ने क्या किया? पहलगाम में हमला हुआ, उरी में हमला हुआ, कश्मीर में उससे पहले जो टेरर अटैक हुए पुलवामा का, तो हमने घर में घुसकर मारा। आपने 2008 में किस देश के दबाव में पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई नहीं की जब सेना तैयार थी? और उन्होंने उसके लिए जो पूर्व गृह मंत्री हैं पी चिदम्बरम, कांग्रेस के नेता, उनके बयान को, इंटरव्यू को आधार बताया और कहा कि कांग्रेस का एक बड़ा नेता जो होम मिनिस्टर रह चुका है वो कह रहा है कि मैंने भी कहा था हमें हमला करना चाहिए। किस देश के दबाव में नहीं किया? अब जब आप नरेंद्र सरेंडर का चलाओगे नैरेटिव, तो उनको मौका मिला है और दिया है ये मौका कांग्रेस ने और पी चिदम्बरम ने उनको। तो आज प्रधानमंत्री खुलकर कांग्रेस से पूछ रहे हैं कि दबे और झुके तो तुम थे अमेरिका के दबाव में, हम थे। सुनिए। अभी हाल में कांग्रेस के एक बड़े नेता जो देश के गृह मंत्री तक रह चुके हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया है कि मुंबई हमले के बाद हमारी सेनाएं पाकिस्तान पर हमला करने को तैयार थी। पूरा देश भी उस समय यही चाहता था, लेकिन उस कांग्रेस नेता की माने तो किसी दूसरे देश के दबाव के कारण तब कांग्रेस सरकार ने भारत की सेनाओं को पाकिस्तान पर हमला करने से रोक दिया था। कांग्रेस को यह बताना होगा कि वो कौन था जिसने विदेशी दबाव में फैसला लिया। तो आप देखिए, कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात, वापस तो होती नहीं। तो जो बोल दिया चिदम्बरम साहब ने वो तो बोल दिया, अब वो उस पर सफाई पे सफाई दे रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि मैंने कहीं अमेरिका का नाम नहीं लिया था। चलिए, अब उन्होंने प्रधानमंत्री के बयान पर जो सफाई दी है वो देखिए। उन्होंने कहा मैं कोट कर रहा हूं प्रधानमंत्री को, और फिर आगे उन्होंने जो अंग्रेजी में अखबार में स्टेटमेंट छपा था प्रधानमंत्री का वो कहा। फिर ट्रंप लिखते हैं कि जो प्रधानमंत्री ने कहा उस बात का, चिदम्बरम लिखते हैं कि जो प्रधानमंत्री ने बोला कल मुंबई में, इस बयान के 3 हिस्से हैं और तीनों गलत हैं। 3 हिस्से क्या हैं? कि भारत 26/11 का सैन्य जवाब देने के लिए तैयार था, किसी तीसरे देश ने हम पर दबाव डाला और कांग्रेस की सरकार ने सेनाओं को पाकिस्तान पर हमला करने से रोक दिया। तो अब चिदम्बरम कह रहे हैं ये तीनों हिस्से गलत हैं। गलत कैसे हो सकते हैं? उस वक्त के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ये ऑन रिकॉर्ड बोल चुके हैं कि सेनाएं तैयार थी हमला करने के लिए। मेरे ख्याल में उस वक्त जो नेवी के चीफ थे उन्होंने भी इस बात को कहा था कि हम हमला करने के लिए तैयार थे।
हम चाहते थे कि पाकिस्तान को सैन्य तरीके से जवाब दिया जाए। तो यह बात तो गलत है कि सेनाएं तैयार नहीं थी, देश तैयार नहीं था, तैयार था। दूसरा, उन्होंने कहा कि किसी दूसरे देश ने दबाव डाला, यह बात नहीं मोदी जी गलत कह रहे हैं। चिदम्बरम साहब, आपके इंटरव्यू में आपने खुद ये बात बोली कि मैंने कहा था हमला करना चाहिए, प्रधानमंत्री से कहा था, लेकिन प्रधानमंत्री ने मुझे स्पष्ट जवाब नहीं दिया, मनमोहन सिंह जी ने। फिर आपने कहा चिदम्बरम जी ने कि उस वक्त हमारे विदेश मंत्रालय की यह राय थी कि हमें डिप्लोमेसी के जरिए करना चाहिए। विदेश मंत्रालय राय कैसे बना लेगा साहब? तो प्रणब मुखर्जी थे। कैसे बना लेगा राय? विदेश मंत्रालय या तो दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसकी बिना पर राय बनाएगा, नहीं तो देश का प्रधानमंत्री उसको डायरेक्शन देगा। कुछ तो था जो उसके पीछे बात थी। अच्छा, आपने ये बोला कि पूरी दुनिया दिल्ली में आ गई थी, कॉन्डोलीजा राइस यहां पर आ गई थी और का जिक्र किया आपने, सब कह रहे थे युद्ध नहीं होना चाहिए। तो जब आपने अमेरिका के विदेश मंत्री का नाम ले दिया तो बचा क्या? और तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये झूठ बोला जा लेकिन रहा है? उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई मैंने नहीं कहा था सरकार को। नहीं, वो तो हम भी कह रहे हैं कि उन्होंने कहा मैं तैयार था, हाँ, मैंने उनके सुझाव दिया था कि उनके आपको दिमाग में, हमला हाँ, करना चाहिए, लेकिन उनकी उनके बात नहीं मानी गई ना। कुछ इस प्रकार तो की ये बात बातें का- उनके ये ख्याल में प्रधानमंत्री ने ये बात भी कही कल कि वो आपने कहा कि मैंने कहा प्रधानमंत्री था ने तो हमला कहा, लेकिन चिदम्बरम साहब ने जब आज भी ये प्राइम मिनिस्टर के भाषण पे जो ट्वीट किया है उसमें इस बात का जिक्र नहीं किया। कहना चाहिए था ना कि ये बात सही है कि मैंने कहा था। हाँ, जितनी अब बातें देखिए, उन्होंने ये 3 तो- कंट्राडिक्ट की है। अच्छा, अब मोदी जी क्यों ना अब आपको मतलब यूं ले देखिए, आड़े हाथ? मैं- आपने उनको इतना कहा कि आप अमेरिका के दबाव में झुक गए, सीज फायर कर लिया, नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया। नहीं, बट ये ऐसा है, ये इसमें हमें आश्चर्य क्यों हो रहा है? आश्चर्य क्यों हो रहा है? क्योंकि ये तो तय है, अच्छा बुरा बात की बात कर सकते हैं, लेकिन वो जो सरकार थी उस समय की, उस सरकार में पॉलिसी पैरालिसिस नहीं था, ये तो कहा ही नहीं जा सकता ना। वो ठीक है बात। और जब पॉलिसी पैरालिसिस है, आपके जितने अंग हैं, जो आपके संस्थाएं हैं, आपकी जो एजेंसियां हैं, अगर वहां से आपको फीडबैक नहीं मिल रहा है, देखिए मुझे लगता है गवर्नेंस चाहे वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, उसमें विल ऑफ लीडरशिप, मैं आपको बात कह दूं कि जब हम राष्ट्र शक्ति की बात करते हैं ना, तो राष्ट्र शक्ति में बड़े एलिमेंट्स होते हैं, कई तत्व होते हैं, जिसमें एक तथ्य है कि भाई हमारी भूगोल क्या है, हमारी जनसंख्या क्या है, हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, हमारी सैन्य शक्ति क्या है। लेकिन उससे बड़ा अगर कोई सबसे बड़ा तत्व होता है तो होता है पर्पस, स्ट्रैटेजिक पर्पस एंड विल ऑफ लीडरशिप। जो लीडरशिप की का जो विल है, दृढ़ता है, इच्छा है, तो आप ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई छुपी हुई बात कोई नहीं बात नहीं है। सर, वो मनमोहन जी सरकार का विल कैसा था और किस तरीके से काम करती थी, वो तो भी यासीन मलिक ने बताया ना कि किस तरीके से उन्हें पाकिस्तान बात करने के लिए प्रधानमंत्री ने भेजा था और बाद में प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात करी गई थी। तो जो सरकार एक अलगाववादी नेता को पाकिस्तान से बात करने के लिए इमीडिएटली इस्तेमाल कर सकती हो, तत्कालीन गृह मंत्री उस समय जो गृह मंत्री थे पी चिदम्बरम, उन्होंने कहा कि भाई मैंने कहा था कि आक्रमण होना चाहिए। उसके बाद अगर मनमोहन सिंह कहते कि मैं देखूंगा, विदेश मंत्री उस समय प्रणब मुखर्जी थे, और अगर ये कहते कि भाई अभी नहीं कर सकते, तो ये बता रहा है कि आपको क्या इच्छा शक्ति थी, कि आपकी सेना तैयार थी, नेवल चीफ आपके कह रहे थे कि हम पूरी तरीके से तैयार है, सेना चाहते थे कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। और अगर प्रधानमंत्री में इच्छा शक्ति नहीं थी तो उस बात का जिक्र प्रधानमंत्री करेंगे अपने भाषण के अंदर। और प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि भाई बालाकोट के बाद हमने क्या किया, एयर स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक की, ऑपरेशन सिंदूर किया। तो तुलना होगी ना 2004 से 2014 तक का मनमोहन की सरकार और 2014 से लेकर 2025 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के कामकाज की तुलना होगी। तो जनता को यह बताना भी पड़ेगा, और जनता इस बात को समझती है कि वो समय की सरकार कैसी थी, और यही कारण तो रहा। सर, ये उसके बाद आपको याद है देश भर में जब बम फट ब्लास्ट हुए थे, तब क्या इंडियन हुआ था? मुजाहिदीन नाम की बिल्कुल। संगठन बना के वो जो भटकल था, बिल्कुल। वो कहां गया? पाकिस्तान ही तो गया छुप के। पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने के लिए आप कहते हो कि भाई पाकिस्तान से बात करना पड़ेगी हमें कि हम चुनाव करवा सकते नहीं करवा सकते। उस समय आपको महबूबा और दोनों नेताओं से बात करनी पड़ती थी। ठीक, अभी देखिए आईना भी गलत चीज होती है ना, आपको दिखा देता है तो अपनी शक्ल देखनी पड़ती है उसमें, तो ये हो गया उनके साथ।